हम जो है वो सीधा स्टार्ट करेंगे पहले अपने टॉपिक से। तो पहला टॉपिक है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस शब्द जो है वो लैटिन भाषा के शब्द इंटेलिजेंस से जो है वो बना हुआ है। किस भाषा के शब्द से? लैटिन भाषा के शब्द से। और शब्द कौन सा है? इंटेलिजेंस शब्द है, जिससे बना हुआ क्या? इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस जो है उसके दो, वो भी क्या है कि दो शब्दों से मिला हुआ है, मिलकर जो है वो बना हुआ है। एक तो है इंटर और एक है लेजर। तो इंटर का अर्थ जो है वो क्या है? बहुत में से। क्या है? बहुत में से। और लेजर का मतलब है चयन करना। क्या है? चयन करना। किसका? बहुत में से। आगे देखें कि बुद्धि का आशय जो है वो परिवेश को समझने। बुद्धि मतलब कि बताया गया है कि बुद्धि का अर्थ क्या है, क्या बुद्धि की परिभाषा जो है वो क्या है। ठीक है। तो हास्य जो है वो है कि परिवेश को समझने। इसे परिवेश अर्थात वातावरण को जो है वो समझने, विवेकपूर्ण चिंतन करने। क्या करने? विवेकपूर्ण चिंतन करने। इस परिवेश को समझने के पश्चात विवेकपूर्ण चिंतन करने एवं जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता जो है वो क्या है? बुद्धि है। तो अब सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करें तो बुद्धि क्या है? एक क्षमता है। किस चीज की? कि हमारे जो आसपास का वातावरण है उसे समझते हुए, ठीक है, उसे क्या है? समझते हुए विवेकपूर्ण चिंतन करने के पश्चात जीवन की जो चुनौतियां हैं उनका सामना करने के लिए जो हमारे पास संसाधन जो है उपलब्ध जो है उनका प्रभावी ढंग से कुशलतम उपयोग जो है वो करने की क्या है? क्षमता है। क्या चीज? बुद्धि। आगे हम देखें कि प्रचलित अर्थों में बुद्धि शब्द का प्रयोग जो है वो किस लिए किया जाता है? ज्ञान के लिए। ये किया जाता है ज्ञान के लिए, प्रतिभा के लिए, शिक्षा के लिए और समझ के अर्थों में जो है वो किसका उपयोग होता है? बुद्धि का। तो ये तो थे बुद्धि के पर्यायवाची। एक तरह से हम इन्हें क्या कह सकते हैं? बुद्धि के पर्यायवाची जो है वो कह सकते हैं। किसे? ज्ञान को, प्रतिभा को, प्रज्ञा को और समझ को। लेकिन बुद्धि की परिभाषा जो है वो क्या है? कि परिवेश को समझते हुए विवेक को चिंतन करने और जीवन की चुनौतियों को सामना करने के लिए जो हमारे पास जितने भी उपलब्ध संसाधन हैं उनका प्रभावी और कुशलतम उपयोग जो है वो करने की क्षमता क्या होगी? बुद्धि होगी। आगे हम बात करें कि अलग अलग दृष्टिकोणों से जो है वो बुद्धि की क्या परिभाषा दी गई है, तो उसके बारे में अगर बात करें तो बात है ऑक्सफोर्ड की बात है ऑक्सफोर्ड की। ऑक्सफोर्ड जो है उसके अनुसार बुद्धि में क्या क्या शामिल है? ऑक्सफोर्ड के अनुसार है कि प्रत्यक्षण करना। क्या है? प्रत्यक्षण करना, सीखना, समझना, जानना की क्या है? बुद्धि बताया। तो यही बातें हमने पिछली परिभाषा में की थी कि प्रत्यक्षण करना, सीखना मतलब कि प्रत्यक्ष करना मतलब कि उसे एक तरह से जो है वो समझना जो है वो हो गया। सीखना, फिर समझना और जानना जो है वो क्या है? बुद्धिमता है। ये भाषा थी ऑक्सफोर्ड के अनुसार। आगे वाली भाषा है अल्फ्रेड बीने के अनुसार। बीने क्या कहता है कि अच्छा बोध करना, अच्छा तर्क करना और अच्छा निर्णय ले लेना जो है वो क्या है? बुद्धि है। इन्हें क्या कहता है कि अच्छा बोध, अच्छा तर्क और अच्छा निर्णय जो है ले लेना वही क्या है? बुद्धि है। यही बात हमने पीछे की थी। बोध का मतलब जान लेना, चिंतन करना मतलब तर्क और निर्णय ले लेना मतलब कि जो उपलब्ध हमारे पास संसाधन है उनका कुशलतम उपयोग करने का जो निर्णय है उसी की बात यहाँ की जा रही है। आगे हम देखें कि वेसलर के अनुसार बुद्धि क्या है। तो वेसलर कहता है कि स्व विवेकपूर्ण चिंतन, स्व उद्देश्य व्यवहार व्यवहार और परिवेश को समझना ही क्या है? बुद्धि के अंतर्गत शामिल किया जाता है। कौन कहता है? वेसलर। वेसलर क्या कहता है? स्व विवेकपूर्ण चिंतन, स्व उद्देश्य व्यवहार और परिवेश को क्या है? समझना। अब हम देखते हैं कि बुद्धिमत्ता के कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? सिद्धांत दिए गए हैं। उन सिद्धांतों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो उनमें पहला जो सिद्धांत है वो क्या है? एक यूनिफैक्टर थ्योरी। पहला सिद्धांत कौन सा है? यूनिफैक्टर थ्योरी, अर्थात एक कारक का सिद्धांत। मतलब कि जो
बुद्धि होती है वो एक कारक मतलब एक ही तत्व से मिलकर बनी होती है। तो हम क्या है कि जैसे जैसे इन सिद्धांतों को पढ़ेंगे तो हमें जो है वो पता लगता जाएगा कि कौन सा सिद्धांत जो है वो आज के अनुसार प्रासंगिक है और वही सिद्धांत जो है वो पूछे जाने की ज्यादा संभावनाएं होगी। तो एक कारक सिद्धांत जो है वो दिया अल्फ्रेड बीने ने, जिसने कहा कि अच्छा निर्णय लेना और क्या है अच्छा तर्क करना और अच्छा बोध करना जो है वही क्या है बुद्धि है। वो क्या कहता है एक कारक सिद्धांत है कौन बुद्धि। अल्फ्रेड बीने के अनुसार बुद्धि वह शक्ति है जो समस्त मानसिक कार्यों को प्रभावित करती है। क्या करती है? समस्त मानसिक कार्यों को। किनको? समस्त मानसिक कार्यों को प्रभावित कौन करती है? बुद्धि करती है। ये तो बात की एक कारक की। अब है द्विकारक सिद्धांत। क्या है? द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स पियरमैन ने। किसने दिया है? चार्ल्स पियरमैन ने यह सिद्धांत दिया। चार्ल्स पियरमैन ने सामान्य कारक और जो स्पेशल कारक, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक, इसने दो प्रकार के कारक बताए और कहा कि सामान्य कारक वे कारक जो मानसिक क्रियाओं को प्राप्त जो मानसिक क्रियाएं वे मानसिक क्रियाएं जो प्राथमिक हैं और उनका प्रभाव जो है वो सभी प्रकार के कार्यों के निष्पादन पर पड़ता है। ठीक है कि पहली सिंपल सी बात है कि सामान्य कारक में सामान्य मानसिक क्रियाएं आएंगी। ठीक है, लेकिन जो दूसरा विशिष्ट कारक है उसमें क्या आएगा कि विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट योग्यता मतलब कि कोई विशिष्ट क्रिया होगी। यानी कि गायक कोई मतलब जो बालक है या कोई व्यक्ति जो है वो एक अपनी विशिष्ट योग्यता विशिष्ट क्रिया को बार बार अभ्यास करके उसमें पारंगत हो जाता है और वो उसकी क्या बन जाती है? विशिष्ट क्रिया बन जाती है, विशिष्ट क्षेत्र बन जाता है। जैसे गायक जो है वो गायकी के क्षेत्र में फेमस होता है, खिलाड़ी अपने खेल में जो है वो निपुण होता है। तो ये सब बातें जो है वो विशिष्ट कारक के अंतर्गत आती है। और सामान्य कारक में क्या आती है कि वे मानसिक क्रियाएं जो प्राथमिक हैं और उनका प्रभाव जो है वो सभी प्रकार के कार्यों के निष्पादन पर पड़ता है। यानी कि उनमें कोई स्पेशलिटी नहीं होगी, केवल और केवल क्या होंगी? सामान्य बातें जो है वही होंगी। लेकिन विशिष्ट कारक वाले हिस्से में क्या है कि विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट योग्यता जो है वो दिखाई देगी आपको। अब आगे क्या कहता है कि ये तत्व क्रिया विशिष्ट होते हैं, जो विशिष्ट तत्कारक होते हैं वो क्या है कि ये क्रिया विशिष्ट होते हैं कि मतलब कोई स्पेशल क्रिया करेंगे, हमने ये बात कर ली। ठीक है, आगे क्या है कि जो व्यक्ति जिस व्यक्ति में जिस विशिष्ट तत्व की अधिकता होती है वह उसी में निपुण हो जाता है। ये भी बात हमने कर ली। आगे है कि इन तत्वों को अर्जित किया जा सकता है। ये बात भी हमने कर ली कि बार बार अभ्यास करके वो क्या करेगा? वो उसमें पारंगत हो जाएगा, वो उसमें क्या हो जाएगा? निपुण हो जाएगा। जिससे क्या होगा कि उसकी विशिष्टता जो है वो स्पष्ट रूप से उस क्षेत्र में आपको दिखाई देने लगेगी। अब आगे जो है वो हम बात करेंगे किसकी? थ्री फैक्टर थ्योरी की। जब हमने पहली सिद्धांत देखा यूनिफैक्टर थ्योरी, वो किसने दिया? अल्फ्रेड बीने ने। फिर देखा हमने टू फैक्टर थ्योरी जो है वो देखी, तो वो दी किसने? स्पीयरमैन ने। टू फैक्टर थ्योरी किसने दी? स्पीयरमैन ने। अब जो है हम बात कर रहे हैं किसकी? थ्री फैक्टर थ्योरी की। त्रिकारक सिद्धांत किसकी बात कर रहे हैं? त्रिकारक सिद्धांत की। तो त्रिकारक सिद्धांत जो है वो देने वाला इंसान जो है वो है कौन? गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने त्रिकारक सिद्धांत जो है वो दिया। इसके अनुसार बुद्धि के सभी तत्वों को निम्नलिखित तीन भागों में, सिंपल सी बात है कि उसके सिद्धांत में इनाम तीन है तो तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि इनके जो है तीन भाग जो है वो कौन कौन से हैं। तो त्रिकारक जो सिद्धांत है, थ्री फैक्टर जो थ्योरी है, उसका पहला भाग है संक्रियाएं। क्या है? संक्रियाएं। और दूसरा भाग जो है वो क्या है? विषय वस्तु। और तीसरा भाग जो है वो क्या है? उत्पादन। तो अब आपको तीन कारक पता लगे कौन कौन से? एक संक्रियाएं, दूसरा क्या है? विषय वस्तु, और तीसरा उत्पादन। जैसे कि द्वि फैक्टर में क्या था? एक तो सामान्य कारक थे और एक क्या था? विशिष्ट कारक थे।
उसके पश्चात क्या है कि जैसे संक्रियाओं की हम बात करें तो इससे तात्पर्य यह है कि समस्या समाधान हेतु, इसलिए समस्या समाधान हेतु बुद्धि द्वारा की जाने वाली मानसिक क्रियाएं जो है वो क्या कहलाती हैं? संक्रियाएं। कि जितनी भी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए बुद्धि जो भी प्रयास करेगी, मनुष्य का चिंतन विचार मन जो है जो भी प्रयास करेगा, वो सभी मानसिक क्रियाएं जो है वो क्या होंगी? संक्रियाएं होंगी। जैसे स्मृति होगा, चिंतन होगा, ठीक है, इसी तरह की कुछ और जो क्रियाएं हैं वो किसमें शामिल होंगी? संक्रियाओं में। आगे वाली जो है वो है विषय वस्तु। इसका तात्पर्य समस्या समाधान के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता होती है, जैसे दृष्टि की आवश्यकता होगी, जैसे शब्दों की आवश्यकता होगी, चित्रण की आवश्यकता होगी, स्वरण जो श्रवण है जो उसकी आवश्यकता होगी, तो ये सब क्या है कि विषय वस्तु है। यानी कि जो संक्रियाएं हो रही थी उन संक्रियाओं को करने के लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता थी, वही सामग्री क्या है? विषय वस्तु है। किसमें? त्रिकारक सिद्धांत में। तीसरा कारक क्या है? उत्पादन, प्रोडक्ट। जिस रूप में सूचनाएं प्राप्त होती है कि हमने जो इस विषय वस्तु की सहायता से ये संक्रियाएं कर दी, तो अब हमारे पास कुछ ना कुछ परिणाम तो निकलेगा, कुछ ना कुछ उत्पाद तो जो है वो हमारे हाथ में आएगा। तो वही उत्पाद क्या है? प्राप्त सूचनाएं जो है वो क्या होंगी? उत्पाद कहलाएंगी। अब क्या है कि इस सिद्धांत को बुद्धि संरचना मॉडल भी कहा जाता है। इस सिद्धांत को त्रिकारक सिद्धांत जो है, थ्री फैक्टर थ्योरी जो है, जो किसने दी थी? गिलफोर्ड ने। उसे क्या कहा जाता है? बुद्धि संरचना मॉडल भी कहा जाता है। तो बुद्धि संरचना मॉडल या त्रिकारक सिद्धांत, थ्री फैक्टर थ्योरी किसकी है? गिलफोर्ड की। कौन कौन से तीन कारक है? एक तो संक्रियाएं हैं, दूसरा विषय वस्तु है, और तीसरा क्या है? उत्पादन। संक्रियाओं में क्या होगी? समस्या समाधान के लिए जितनी भी मानसिक क्रियाएं की जाती है वो क्या है? सभी संक्रियाएं हैं। और विषय वस्तु क्या है? उन संक्रियाओं को जो है वो करने के लिए जितनी भी सामग्री की आवश्यकता होगी वो क्या होगी? विषय वस्तु होगी। उसके पश्चात संक्रियाएं करने के पश्चात जो उत्पाद हमें प्राप्त होगा, उत्पाद के रूप में जो सूचनाएं प्राप्त होगी, वो क्या होगा? उत्पादन होगा। और इसी मॉडल को क्या कहते हैं? बुद्धि संरचना मॉडल कहते हैं। अब है अगला सिद्धांत जो हमारे पास है वो बहुबुद्धि सिद्धांत है, मल्टी डायमेंशनल थ्योरी। क्या है? मल्टी डायमेंशनल थ्योरी जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। यह सिद्धांत दिया हार्वर्ड गार्डनर ने। किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर ने। हार्वर्ड गार्डनर ने एक किताब लिखी, सेंस ऑफ माइंड, 1983 में। उस बुक में हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया। तो जिस तरह से पिछले वाले सिद्धांतों के नाम पढ़कर हमारे सामने स्पष्ट हो रहा था कि इसमें द्विकारक है, इसमें त्रिकारक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस सिद्धांत में क्या होंगे? जो है वो बहुकारक होंगे। क्या होंगे? बहुकारक होंगे या बहुतत्व होंगे। क्या मतलब जो भी चीज होगी वो क्या होगी? दो से अधिक, दो या दो से अधिक रूपों में हमें देखने को मिलेगी। अब हम देखते हैं इसके बारे में। तो इसके अनुसार जो हार्वर्ड गार्डनर है, इनके अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है। बुद्धि क्या नहीं है? कोई एक तत्व नहीं है, बल्कि भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों से समावेशित है। मतलब कि अलग अलग तरह से विचार करने की योग्यता, जो अलग अलग तरह से चिंतन करने की जो योग्यताएं हैं, उनका समावेशित रूप है। क्या? बहुबुद्धि। बुद्धि जो है वो अलग अलग तरीके से चिंतन करने की योग्यताओं का क्या है? एक समावेशित रूप है। किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों की आपस में उन क्रियाएं, अंत क्रियाएं करते हुए साथ साथ कार्य करती हैं। जितने भी ये योग्यताएं जो मैंने अभी बताई आपको कि भिन्न भिन्न प्रकार से चिंतन करने की जो योग्यताएं हैं, वो क्या है कि अंत क्रियाएं करते हुए क्या करते हैं? अंत क्रियाएं करते हुए जो है वो समस्या समाधान के लिए काम करती है। गार्डनर ने मूल रूप से 7 प्रकार बताए, लेकिन वर्तमान में इस सिद्धांत में कितने हैं? 9। गार्डनर ने जो है वो कहा कि 7 प्रकार के जो योग्यताएं हैं, इस प्रकार की 7 प्रकार की जो बुद्धियां हैं, अलग अलग बुद्धियां, वो जो है वो मनुष्य में पाई जाती हैं। वो जो है वो समन्वित होकर अंतः क्रिया करते हुए समस्या समाधान करती हैं।
लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, समय के साथ परिवर्तन आया और इसमें दो और प्रकार की जो योग्यताएं हैं, जो दो और प्रकार की जो बुद्धियां हैं, वो क्या है, जोड़ दी गई। अब हम इन सात और इन दो और को जो है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहली है भाषागत बुद्धि। कौन सी बुद्धि है? भाषागत बुद्धि। यह अपने विचारों को प्रकट करने तथा दूसरे व्यक्तियों के विचारों को समझने हेतु प्रवाह एवं नम्यता के साथ भाषा का उपयोग करने की क्षमता है। क्या है कि एक तो अपने विचारों को प्रकट करना, और दूसरा क्या है कि सामने वाले के विचारों को समझने हेतु प्रवाह और नम्यता के साथ भाषा का उपयोग करने की योग्यता। क्या है? भाषा का उपयोग करने की क्षमता जो है वो क्या होती है? भाषागत बुद्धि होती है। जिन व्यक्तियों में यह बुद्धि होती है या यह तत्व जो है वो प्रभावी होता है, वे शब्द कुशल होते हैं। वे क्या होते हैं? शब्द कुशल होते हैं या भाषा में निपुण होते हैं। ऐसे व्यक्ति शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थों के प्रति क्या होते हैं? संवेदनशील होते हैं। क्या होते हैं? संवेदनशील होते हैं तथा स्पष्ट एवं परिशुद्ध भाषा का उपयोग करते हैं। कि वो शब्दों को लेकर बहुत ही जो है वो संवेदनशील हो गए। उनको कहीं भी अगर जो है गलत शब्द जो उपयोग करता हुआ दिखेगा तो उनको यूं दिमाग में खटक जाएगा कि ये शब्द जो है वो गलत है। ठीक है, कि उनका फोकस जो है वो भाषा पर अत्यधिक रहता है। वो भाषा से कितना गहराइयों से संवेदनशील रूप से जुड़े हुए होते हैं। तो उनमें इस तरह की भाषागत बुद्धि वाले जो लोग हैं, उनमें कौन कौन आता है? एक तो लेखक आते हैं, एक कौन आते हैं? कवि आते हैं, और एक कौन आते हैं? पत्रकार आते हैं, और एक आते हैं अनुवादक। ठीक है, ये सब हम लोग जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन जब हमें लिखने की आवश्यकता होगी तो आपको ये बात याद रखनी है कि भाषागत बुद्धि में क्या है कि अपने विचारों को प्रकट करने और दूसरों के विचारों को समझने हेतु प्रवाह और नम्यता के साथ भाषा का उपयोग। सिंपल सी बात है कि पहली बात तो जो है वो भाषा के उपयोग की क्षमता है। भाषा को उपयोग करने की जो है वो क्या है? एक क्षमता है, लेकिन किस तरह से? अपने विचारों को प्रकट करने और दूसरे के विचारों को समझने हेतु प्रवाह और नम्यता के साथ करना है ये। जिन व्यक्तियों में यह बुद्धि होती है वो शब्द कुशल होते हैं। उनके पास शब्दों का एक बहुत बड़ा भंडार होता है। ऐसे व्यक्ति शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थों के प्रति क्या होते हैं? संवेदनशील होते हैं तथा स्पष्ट एवं परिशुद्ध भाषा का प्रयोग करते हैं। ऐसे व्यक्तियों में लेखक, कवि, पत्रकार और अनुवादक आते हैं। अब हम इसका देखते हैं दूसरा प्रकार। दूसरे प्रकार में तार्किक अथवा गणितीय बुद्धि की बात की गई है। क्या बात की गई है? तार्किक अथवा गणितीय बुद्धि की। तो इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि वैज्ञानिक चिंतन और समस्या समाधान का कौशल जो है वो इस तरह की बुद्धि की मुख्य विशेषता है। किस तरह की बुद्धि की? तार्किक चिंतन और तार्किक और गणितीय बुद्धि जो है उसकी मुख्य विशेषता क्या है? इसमें व्यक्ति जो है उसके पास क्या होगा? वैज्ञानिक चिंतन होगा, और क्या होगा? समस्या समाधान का कौशल जो है वो होगा। इस प्रकार की बुद्धि जो है वो अधिक मात्रा में रखने वाले व्यक्ति तार्किक एवं आलोचनात्मक चिंतन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तार्किक व आलोचनात्मक चिंतन जो है वो कर सकते हैं। यह जिज्ञासु एवं तार्किक प्रकृति के होते हैं। ये बात हमने ऊपर भी कर ली कि ये किस प्रकृति के होते हैं। इस तरह के व्यक्ति जो है, इस तरह की बुद्धि वाले लोग जो हैं वो किस तरह के होते हैं? जिज्ञासु। और क्या होते हैं? तार्किक प्रकृति के उदाहरण होते हैं। और इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है क्या? विज्ञान। यही इनकी जिज्ञासु और तार्किक प्रकृति जो है वो इन्हें वैज्ञानिक बनाती है, इन्हें खोजी बनाती है, इन्हें आविष्कारक बना देती है। आगे हम बात करते हैं संगीतात्मक बुद्धि। तो नाम से स्पष्ट है कि उसका ज्यादा जो है वो हिस्सा जो है वो कौन सा महत्वपूर्ण होगा? संगीत वाला। संगीत के सुर, लय, ताल के प्रति जो है वो संवेदनशील होते हैं। अब आप देखिए कि एक व्यक्ति है जिसमें तार्किक और गणितीय बुद्धि होती है, तो वो जो है वो संगीत के सुर और लय और ताल के प्रति उस प्रकार से संवेदनशील नहीं हो सकेगा। इस प्रकार से कौन सी बुद्धि वाला व्यक्ति हो सकता है? संगीतात्मक व्यक्ति वाला बुद्धि वाला व्यक्ति जो है वो हो सकता है। इस बुद्धि की उच्च मात्रा रखने वालों में ध्वनि, संपदन और नई अभिरचनाओं के सृजन। क्या है? ध्वनि, संपदन और नई अभिरचनाओं के सृजन के प्रति
अधिक संवेदनशील होते हैं। ऐसे लोगों में अच्छे संगीत की परख होती है, अच्छे संगीत के निर्माण की योग्यता भी होती है। क्या होती है? एक तो अच्छे संगीत की इन्हें परख होती है। ये कमियां ढूंढ सकते हैं किसमें? संगीत में। ठीक है। और अच्छे संगीत के निर्माण की योग्यता भी इनमें जो है वो पाई जाती है। अगली बुद्धि जो है वो कौन सी है? शारीरिक गति संवेदी बुद्धि। अगली कौन सी है? शारीरिक गति संवेदी बुद्धि। पहले हमने देखी भाषागत बुद्धि, दूसरी हमने देखी तार्किक अथवा गणितीय बुद्धि, और तीसरी हमने देख ली संगीतात्मक बुद्धि, और चौथी हम देख रहे हैं शारीरिक गति संवेदी जो बुद्धि है वो। संपूर्ण शरीर अथवा किसी अंग की लोच का उपयोग करना तथा उसमें सृजनात्मकता प्रदर्शित करना जो है वो इस तरह की बुद्धि वाले लोगों की विशेषता होगी कि वो या तो पूरे शरीर में अथवा किसी उस शरीर के विशेष अंग में जो है लोच या उसमें ऐसी तो उससे ऐसी क्रियाएं कर सकेंगे, ठीक है, उससे ऐसी सृजनात्मकताएं प्रदर्शित कर रहे सकेंगे जो एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। आगे है कि हमारे लक्ष्यों एवं व्यक्तिगत उद्देश्यों के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने में मदद करने के साथ साथ किसी के शरीर को बड़ी सटीकता के साथ उपयोग करने की क्षमता होगी कि ऐसी बुद्धि वाले व्यक्ति जो है वो अपने किसी अंग विशेष को बड़ी ही सटीकता से, बड़े ही लोचदार तरीके से मतलब जो है वो उपयोग कर सकते हैं। जैसे खिलाड़ी है, खिलाड़ी में जैसे आप मान लीजिए कि कोई जिम्नास्टिक का खिलाड़ी है, तो वो क्या होगा, उसका शरीर इतना लोचदार होगा कि वो जिम्नास्टिक की क्रियाएं कर सकेगा। एक अभिनेता जो होगा वो इस तरह से है जो है वो स्टंट कर सकेगा। एक नृत्यकार जो है वो अपने विभिन्न अंगों को संगीत की धुन पर एक विशेष लय ताल के साथ जो है उस अलग अलग अंग को अलग अलग जो है वो उससे प्रदर्शन कर सकता है, उससे सृजनात्मक प्रदर्शित कर सकता है। तो ये हो गई कौन सी? शारीरिक गति संवेदी बुद्धि। हमने चार देख ली। पहली कौन सी? भाषागत बुद्धि। दूसरी कौन सी है? जो तार्किक गणितीय बुद्धि है। तीसरी कौन सी है? जो गति जो संगीत संगीतात्मक बुद्धि जो है वो तीसरी थी। और शारीरिक गति संवेदी बुद्धि जो है वो चौथी थी। अब क्या है कि अंतः वैयक्तिक बुद्धि कौन सी है? अंतः वैयक्तिक, ध्यान रखना, कौन सी बुद्धि है? अंतः वैयक्तिक, इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस। अपनी निजी भावनाओं, अभिप्रेरणाओं, इच्छाओं और उद्देश्यों, शक्तियों और कमजोरियों का ज्ञान रखते हैं। अर्थात ये लोग जो हैं, इन विशेषताओं से एक बात स्पष्ट हो रही है कि ये आत्म चिंतन, कि जब तक आप स्वयं के बारे में चिंतन नहीं करेंगे तब तक आप अपनी भावनाओं, अभिप्रेरणाओं, इच्छाओं, उद्देश्यों, शक्तियों, कमजोरियों के बारे में जान नहीं सकते। तो अंत चिंतन जो है वो करने, आत्म चिंतन करने वाला व्यक्ति ही ऐसी बुद्धि जो है वो रख सकता है। कौन सी बुद्धि? अंतः वैयक्तिक बुद्धि, इंट्रापर्सनल जो है वो बुद्धि जो है वो क्या है? इस ज्ञान का व्यवहार में भी उपयोग करता है। जो उसे ज्ञान होता है अपनी कमजोरियों का, अपनी योग्यताओं का, अपने उद्देश्यों का, अपनी इच्छाओं का, अपनी भावनाओं का, वो क्या है? इस ज्ञान के द्वारा अपने व्यवहार को जो है वो निर्देशित कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अंतः वैयक्तिक बुद्धि वाला व्यक्ति। इस बुद्धि की अधिकता वाले व्यक्ति अपनी पहचान, मानव अस्तित्व व अपने जीवन के अर्थों को समझने के लिए जिज्ञासु होते हैं कि जो मानव जो है उसके जो अस्तित्व है, उसकी पहचान जो है, उसकी उत्पत्ति जो है, उसके बारे में जानने की जिज्ञासा, उसके बारे में समझने की जिज्ञासा किस प्रकार के व्यक्ति रखते हैं? अंतः वैयक्तिक बुद्धि रखते हैं, बुद्धि वाले व्यक्ति जो है वो रखते हैं। इस बुद्धि के अंतर्गत कौन कौन शामिल होता है? एक तो दार्शनिक शामिल होते हैं और एक आध्यात्मिक संत जो है वो शामिल होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं अंतर वैयक्तिक बुद्धि। कौन सी बुद्धि? अंतर वैयक्तिक बुद्धि। पहले हमने बात की थी अंतर वैयक्तिक बुद्धि की। अंतर वैयक्तिक इंट्रापर्सनल, और ये है इंटरपर्सनल। दोनों में क्या है कि एक छोटा सा डिफरेंस है
कि वो तो व्यक्ति के स्वयं के आत्म केंद्रित जो है वो विशेषता रखती है। कौन सी विशेषता रखती है? आत्म केंद्रित, स्व केंद्रित, मतलब कि अपने आप के अंदर झांकना जो है वो अंतर व्यक्ति नहीं, अंतः व्यक्ति का जो है योग्यता है। और अंतरा व्यक्ति जो है वो क्या है? दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों के प्रति संवेदनशील। अंतरा व्यक्ति जो है वो दूसरों से संबंधित है, अंतः व्यक्ति जो है वो स्वयं से संबंधित। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। हमने अब पीछे कौन कौन सी बात कर ली? भाषागत बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, तीसरी कौन सी थी? संगीतात्मक बुद्धि, चौथी थी संवेगा कौन सी थी? शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, और पांचवी थी अंतर वैयक्तिक, और छठी है कौन सी? अंतरावैयक्तिक। अंतरवैयक्तिक जो बुद्धि है, उस बुद्धि वाले लोग जो हैं, इस योग्यता द्वारा व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की अभिप्रेरणाओं, उद्देश्यों और भावनाओं एवं व्यवहारों को सही बोध करते हुए उनके साथ मधुर संबंध स्थापित करता है। जैसे राजनेता, राजनेता अपने भाषणों में जो है वो इस बुद्धि से उपयोग लिया गया जो बुद्धि के कारण जो उसे ज्ञान है, उस ज्ञान का बखूबी जो है वो इस्तेमाल करता है, और बहुत जनता के एक बहुत बड़े हिस्से को क्या कर देता है? प्रभावित कर देता है। धार्मिक नेता भी ऐसे ही होते हैं, वो भी क्या है? अपने विचारों से वो दूसरों को प्रभावित कर लेते हैं, लेकिन असल में उनके विचार जो हैं वो किस पर निर्भर करते हैं? वो सामने वाले की अभिप्रेरणाओं पर, उद्देश्यों पर, भावनाओं पर जो है, उन पर जो है, उनके संवेगों पर जो है वो निर्भर करते हैं। आगे हम देखते हैं देशिक बुद्धि। क्या देखते हैं? देशिक बुद्धि। पहली देखी भाषागत, दूसरी हमने देखी तार्किक गणितीय, तीसरी हमने देखी संगीतात्मक, चौथी हमने देखी शारीरिक गति संवेदी, पांचवी देखी अंतर्वैयक्तिक, छठी देखी अंतर्वैयक्तिक, और सातवीं हम अब देख रहे हैं देशिक बुद्धि जो है वो। दृश्य बिंब या प्रतिरूप निर्माण का कौशल, कि अमूर्त चिंतन, एक तरह से हम एक शब्द में अगर इस बात को कहें कि अमूर्त चिंतन जो है वो इस बुद्धि के लोगों की क्या है? मुख्य विशेषता है। अमूर्त चिंतन किस तरह की बुद्धि के लोगों की मुख्य विशेषता है? जो देशिक बुद्धि वाले लोग हैं, जो उनकी विशेषता क्या है? अमूर्त चिंतन। वो क्या है कि पहली बात तो वो किसी चीज को अपने मन ही मन में सोच सकते हैं, उसका चित्रण कर सकते हैं अपने मन में, और फिर क्या है कि उन मानसिक बिंबों का निर्माण जो है, जो किया गया था, उनका उपयोग कर उनको मस्तिष्क धरातल पर जो है परिमार्जन करने की योग्यता रखते हैं। कि जो चित्रण उन्होंने अपने मन में किया था वो चित्रण जो है वो हूबहू वो उकेरने की योग्यता रखते हैं। जैसे कि चित्रकार, जैसे कि मूवी डायरेक्टर, जैसे कि मूर्तिकार, जैसे कि विमान चालक। तो विमान चालक क्या करते हैं कि एक पथ का निर्माण जो है वो अपने माइंड में कर सकते हैं, अपने मन में कर सकते हैं, और फिर उस पथ पर चल सकते हैं। आगे जो है ये 7 प्रकार तो थे जो मूल रूप से हार्वर्ड गार्डनर ने जो दिए थे वो। अब क्या है कि प्रकृतिवादी बुद्धि क्या है? 8वें कौन सा प्रकार है? प्रकृतिवादी बुद्धि। पर्यावरण के प्राकृतिक पक्ष की विशेषताओं के प्रति संवेदनशीलता। कि पर्यावरण का जो प्राकृतिक पक्ष जो है, पर्यावरण का कौन सा पक्ष है? प्राकृतिक पक्ष है, उसके प्रति ऐसे लोग जो है वो क्या होते हैं? संवेदनशील होते हैं। इस बुद्धि से तात्पर्य प्राकृतिक पर्यावरण से हमारे संबंधों की पूर्ण जानकारी से है। तो जैसे कि ये पर्यावरण के लिए आंदोलन जो लोग चलाते हैं, या जो कैंपेन करते हैं, या जो जागरूकता अभियान चलाते हैं, तो ऐसे लोग जो हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। या फिर किसान, या फिर पर्यटक, या प्राणी विज्ञानी, या जीव विज्ञानी, ठीक है, या पक्षी विज्ञानी जो हैं वो इस तरह की बुद्धि वाले लोग होते हैं। विभिन्न पशुओं, पक्षियों, वनस्पतियों के सौंदर्य का बोध करने में तथा प्राकृतिक पर्यावरण में सूक्ष्म विभेद करने में की यह बुद्धि जो है वो सहायक होती है। मतलब एक तरह से सिंपल सी बात है कि उन लोगों को प्रकृति जो है उसके हर पक्ष की जो है वो जानकारी होगी, उनको प्रकृति के लाभ की जानकारी होगी, उसे हानि पहुंचाने वाले तत्वों की जानकारी होगी, उन्हें जो है वो जो
प्रकृति की संवेदनशील जो वस्तुएं हैं, जो विशेषताएं हैं, उनका अच्छे से ज्ञान होगा। तो इस तरह से जो है वो बुद्धि वाले लोग जो है वो क्या होते हैं, किसान होते हैं, पर्यटक होते हैं, प्राणी विज्ञानी, जीव विज्ञानी, पक्षी विज्ञानी इत्यादि जो है वो होते हैं। आगे हम बात करें अस्तित्ववादी बुद्धि। कौन सी बुद्धि है? अस्तित्ववादी बुद्धि। मानव संसार के बारे में छिपे रहस्यों जैसे जीवन, मृत्यु, मोक्ष इत्यादि की वास्तविकता के बारे में जानने की जो क्षमता है, जो जिज्ञासा जो है वो इन लोगों में जो है वो होती है। और ये लोग जो है कौन होते हैं? दार्शनिक होते हैं। आगे क्या है कि एक बुद्धि लब्धि का सिद्धांत है। क्या है? बुद्धि लब्धि का सिद्धांत जो है वो दिया गया है। बुद्धि लब्धि का सिद्धांत क्या होता है? मानसिक आयु बटे में क्या होती है? वास्तविक आयु। कि एक मान लीजिए कि एक 10 साल का बच्चा है, लेकिन उसकी सोचने की जो योग्यता है, जो उसकी मानसिक जो योग्यता है, वो एक 15 साल वाले बच्चे से भी ज्यादा है। समझे? कि एक 10 साल की आयु, जो उसकी वास्तविक आयु जो है वो क्या है? 10 वर्ष है, लेकिन उसकी सोचने समझने और उसका जो बोलने का ढंग, उसका व्यवहार जो है वो एक 15 साल के आयु वाले बालक जितना है। तो ये जो 15 साल है, ये क्या होगी? उस 10 साल के बच्चे की मानसिक आयु जो है वो होगी। तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100 जो है वो क्या होती है? बुद्धि लब्धि का सूत्र है। अब हम देखते हैं कि बुद्धि पर पर्यावरण और आनुवंशिकता का जो है प्रभाव जो है वो क्या होता है, देख लेते हैं। आनुवंशिकता के प्रभाव के कारण प्रमाण के रूप में यह तथ्य है कि साथ साथ पाले गए जुड़वा बच्चों की बुद्धि जो है वो केवल 90% ही एक जैसी होगी। कि अगर 10 हिस्से किए जाएं तो 10 में से 9 हिस्से एक जैसे होंगे, लेकिन फिर भी एक हिस्सा जो है वो अलग होगा, लेकिन अधिकांश हिस्से जो है वो समान होंगे। किनके? जुड़वा बच्चे हों भले, उन्हें जो है साथ साथ पाला गया हो, फिर भी क्या है कि पूर्ण रूप से जो है वो समान नहीं होंगे। अब क्या है कि वही अलग अलग पाले गए जुड़वा बच्चों की बुद्धि लब्धि जो है, जो बुद्धि जो है वो 72% जो है वो एक जैसी होगी। फिर क्या है कि बच्चों की बुद्धि गोद लेने वाले माता पिता की अपेक्षा जन्म लेने वाले माता पिता के अधिक समान होती है। तो ये बात तो थी अनुवांशिकता की, कि जन्म ले जिनसे जिन माता पिता से जन्म लिया है उनके वो अधिक करीब होंगे। ठीक है, भले ही उनको अलग पाल लिया जाए, फिर भी एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो उनका एक जैसा होगा। अब क्या है कि पर्यावरण के प्रभाव को देखते हैं कि भले ही जो है जैसे जैसे बच्चों की आयु बढ़ती है, उनका बौद्धिक स्तर गोद लेने वाले माता पिता के समान होता है, क्योंकि वो सीखते किससे हैं? पैदा हुए उनके उनके जो है उनके लिए भी क्या है, जो हम देखें बात करें कि पर्यावरण के प्रभाव में, कि भले ही जन्म लेने वाले माता पिता से उन्हें कुछ आनुवंशिक गुण प्राप्त हुए हैं, लेकिन वो सीखेंगे किनसे? जिन्होंने उनके साथ रहना है उम्र भर, उनसे सीखेंगे। तो उनका क्या होगा? जैसे जैसे उनकी समझ विकसित होगी, जैसे जैसे वे बड़े होंगे, तो जो आनुवंशिक प्रभाव है वो क्या होते जाएंगे? गौण होते जाएंगे, और पर्यावरणीय प्रभाव जो है वो मुख्य प्रभाव बनकर उभरने लगेगा। ये बात थी। निष्कर्षतः प्रचुर और समृद्ध पोषण, पारिवारिक पृष्ठभूमि और गुणवत्ता युक्त शिक्षा बुद्धि के वृद्धि में जो है वो सहायक होती है। तो बुद्धि पर सर्वाधिक असर जो है वो वातावरण का दिखा रहा है यहाँ पर, कि प्रचुर और समृद्ध पोषण अगर दिया जाए, पारिवारिक पृष्ठभूमि अगर जो है वो अच्छी हो, शांत माहौल हो, ठीक है, फिर क्या है कि गुणवत्ता युक्त उन्हें शिक्षा प्रदान की जाए, तो वो क्या है कि बुद्धि की वृद्धि में क्या होता है? सहायक होता है। अतः बुद्धि आनुवंशिक तथा पर्यावरण की जटिल अंतःक्रियाओं का परिणाम है। बुद्धि लब्धि का सूत्र हम देखें तो मानसिक आयु हमने बात कर ली, वास्तविक आयु जो है वो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू क्या है? तो यह बुद्धि लब्धि का सिद्धांत जो है वो किसने दिया? विलियम स्टर्न ने। किसने दिया? विलियम स्टर्न ने। ये क्या कहते हैं कि अगर किसी की बुद्धि लब्धि 130 से अधिक आती, तो वह किस प्रकार की बुद्धि है? अति श्रेष्ठ बुद्धि है, और किस प्रकार के दुनिया में केवल 2.2% लोग होते हैं। 130 से अधिक अति श्रेष्ठ 2.2, 120 से 130 श्रेष्ठ 6.7,
110 से 119 उच्च औसत, 110 से 119 क्या है, उच्च औसत, और ये 16.1% लोग होते हैं। 90 से 109 की बुद्धि लब्धि के बीच के जो लोग हैं वो औसत बुद्धि वाले लोग होते हैं। किस तरह के, औसत। और ऐसे लोग जो हैं वो सर्वाधिक होते हैं, कितने, 50%। 80 से 89 में निम्न औसत होते हैं, 70 से 80 में सीमावर्ती होते हैं, और 70 से कम जो है वो मंद बुद्धि होते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि मंद बुद्धि वाले लोग जो हैं वो क्या होते हैं, 70 से कम बुद्धि लब्धि वाले होते हैं। तो आपको ये सीधा सीधा 5 नंबर में ये चीज दी जा सकती है, बुद्धि लब्धि जो है उसे समझाइए। तो आपको ये सूत्र लिखना होगा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु बटे 2। तो दिया किसने, ये बताना होगा विलियम स्टर्न। फिर क्या बताना होगा, ये विभाजन जो है वो आपको उसको करके दिखाना पड़ेगा। तो 130 से अधिक अति श्रेष्ठ, 120 से 30 श्रेष्ठ, 110 से 119 उच्च औसत, और 90 से 109 औसत। फिर क्या है कि 80 से 89, 70 से 80 और 70 से कम निम्न, सीमावर्ती और मंद बुद्धि। ये आपको यहाँ तक याद रखना है। नीचे भी क्या होगा, ये सेम होगा। तो 2.2, 6.7, 16.1 और 50% लोग जो है वो कौन से होते हैं, औसत बुद्धि वाले लोग होते हैं। अब क्या है कि हम बात करें जो बुद्धि के प्रकार जो हमें सिलेबस में दिए गए हैं उनके बारे में। तो उनके बारे में यदि हम बात करें तो पहला है संज्ञानात्मक बुद्धि। कौन सी बुद्धि है, संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव जो इंटेलिजेंस है वो। व्यक्ति की सीखने, याद करने, तर्क करने, समस्याओं का हल करने, विभेदन करने और तार्किक निर्णय या प्रभावी संप्रेषण की योग्यता जो है वो क्या कहलाती है, संज्ञानात्मक बुद्धि कहलाती है। कौन कौन सी, सीखने, याद करने, तर्क करने, समस्याओं को हल करने, विभेदन करने, तार्किक निर्णय एवं प्रभावी संप्रेषण की योग्यता क्या कहलाती है, संज्ञानात्मक बुद्धि। संज्ञानात्मक बुद्धि का जो पहला सिद्धांत है या संज्ञानात्मक बुद्धि जो है वो, उसके बारे में सबसे पहले बात करने वाला व्यक्ति कौन था, जीन पियाजे। तो जीन पियाजे ने 1970 में इसके बारे में बात की थी। उन्होंने कहा कि बच्चों के विकास का अध्ययन जो है वो उन्होंने किया, और उन्होंने कहा कि जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसका कार्य क्षेत्र भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, तथा वैसे वैसे ही बुद्धि का विकास भी जो है वो होता रहता है। तो आप देखिए कि बुद्धि का जो विकास है वो किसके साथ जुड़ा हुआ होता है, वो उम्र के साथ जुड़ा होता है। उम्र के साथ साथ क्या बढ़ता है, कार्य क्षेत्र बढ़ता है, और कार्य क्षेत्र बढ़ता है तो किसका विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है। इसे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं का वर्णन जो है वो किया है। जो जीन पियाजे हैं उन्होंने 1970 में संज्ञानात्मक जो बुद्धि है, विकास का जो सिद्धांत है वो दिया, और उन्होंने क्या कितनी अवस्थाएं बताई, 4। अब उस 4 में क्या है वो हम देख लेते हैं। तो भावनात्मक संवेगात्मक बुद्धि जो है अगला जो हिस्सा है वो होगी। संज्ञानात्मक बुद्धि में कितनी अवस्थाएं बताई गई थी, 4 अवस्थाएं बताई गई थी। अब क्या है कि भावनात्मक संवेगात्मक बुद्धि जो है, अब इसमें क्या है कि जो ये सिलेबस का जो ये हिस्सा है इसमें 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है 2 नंबर का, और एक आता है, 2 ही तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक आता है 5 नंबर का, मतलब 2 और 5। तो 2 वाला आता है 15 शब्दों का, और 5 वाला आता है 50 शब्दों का। तो अब इसमें ज्यादा कुछ जानने की वैसे जरूरत है नहीं। अगर आपको 5 नंबर में अगर दिया जाता है तो संज्ञानात्मक बुद्धि का जो इतना आपको मैंने बताया है इसमें से अगर आप 5 नंबर का उत्तर जो है वो इसमें से आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, जो टीचिंग लाइन वगैरह की जो सिलेबस होते हैं उनमें चलो मान ली बात की उनमें टेक्स्ट पूछे जाते हैं तो उनमें काफी ज्यादा पढ़ाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमें 5 नंबर के लिए केवल 50 शब्द चाहिए, और वो इतने, ये लगभग लगभग जो है वो 60-70 शब्द हो गए, तो इनमें से 50 शब्द आसानी से बनाए जा सकते हैं। अगली बुद्धि जो है वो कौन सी है, भावनात्मक बुद्धि या संवेगात्मक बुद्धि। संवेगात्मक बुद्धि जो है, संवेगात्मक बुद्धि की अवधारणा सर्वप्रथम जो है वो पीटर सेलावी और मेयर ने दी थी। किसने दी थी, सेलावी और मेयर ने।
जो संज्ञानात्मक बुद्धि थी उसकी अवधारणा दी जीन पियाजे ने। भावनात्मक बुद्धि जो है, संवेगात्मक बुद्धि जो है, इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, उसकी सर्वप्रथम जो बात की थी किसने? सेलावी और मेयर ने। 1997 में इनके द्वारा व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, इस नाम से एक पुस्तक लिखी गई। कब? 1997 में। सेलावी व मेयर कहते हैं कि अपने तथा दूसरे व्यक्तियों के संवेगों के प्रति समझ, ध्यान रखना है कि एक समझ है किसके प्रति? अपने और दूसरों के संवेगों के प्रति। किनके प्रति? संवेगों के प्रति। समझ किनके संवेगों के प्रति? स्वयं के और दूसरों के। समझ और उनमें तो उन संवेगों को समझने और समझकर उनमें विभेदन करने की योग्यता, कि अपने और सामने वाले के संवेगों को समझकर उनमें विभेद करने की योग्यता तथा उस विभेदन से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अपने चिंतन और अपने व्यवहार को निर्देशित करने की जो योग्यता है वो क्या कहलाती है? संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है। तो अब देखिए कि जैसे ये क्यों पढ़ाई जा रही है, कि जैसे हम बात करें कि एक सिविल सर्वेंट बनने के लिए इस बुद्धि के बारे में जानना क्यों आवश्यक है। तो जब तक आप सामने वाले को, क्योंकि एक जो लोक सेवक होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लोक कल्याण करना। तो जब तक आप लोक की भावना को नहीं समझोगे, लोक जो है उनके संवेगों को जो आप जो है वो नहीं समझोगे, तब तक आप उनका कल्याण जो है वो नहीं कर सकते। इसलिए ये बुद्धि जो है वो इस सिलेबस में जोड़ी गई है कि अपने संवेगों को समझने और दूसरों के संवेगों के प्रति, अपने और दूसरों के संवेगों की समझ जो है वो रखना, उनमें विभेदन करने की योग्यता और प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अपने चिंतन तथा व्यवहार को निर्देशित करना जो है, करने की योग्यता जो है वो क्या है? संवेगात्मक बुद्धि। अब इसके हिस्से क्या-क्या हैं? भावनाओं को समझना, उनमें विभेद करना और उस विभेदन के पश्चात उस परिणाम का जो है, उस जो हमें उत्पाद मिलेगा उसका उपयोग करना और उपयोग के पश्चात जो है वो अपने चिंतन और व्यवहार का प्रबंधन करना ही क्या है? संवेगात्मक बुद्धि है। अब इसी संवेगात्मक बुद्धि के बारे में किसने बताया है? डेनियल गोलमेन ने बताया है। तो डेनियल गोलमेन के बारे में भी हम देख लेते हैं कि उन्होंने क्या-क्या बताया है। ईआई के कुछ घटक हैं। क्या है? कुछ घटक हैं। उन घटकों में क्या-क्या शामिल है? एक तो सामाजिक दक्षता, की सोशल स्किल, कि आपको जब समाज के बीच रहकर लोक कल्याण करना है, तो आपको सामाजिक जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में आपको जो है वो बेहतर नॉलेज जो है वो होना चाहिए। आपका उससे बेहतर जुड़ाव होना चाहिए। आप सामाजिकता में जो है वो दक्ष होने चाहिए, बिल्कुल। ठीक है? फिर क्या है कि अभिप्रेरणा, फिर है पराअनुभूति। एक होती है सहानुभूति और एक होती है पराअनुभूति। यहाँ पर क्या है कि डेनियल गोलमेन ने सहानुभूति की बजाय पराअनुभूति को जो है वो अधिक महत्व दिया है। तो पराअनुभूति क्या होती है और सहानुभूति क्या होती है? कि सहानुभूति तो किसी दूसरे के लिए चलो ठीक है, एक तरह से मतलब कि विचारणीय सहानुभूति होती है, मतलब उसके लिए विचारणीय, मतलब एक करुणा का भाव होता है। लेकिन जो पराअनुभूति है वो उस विचारणीय जो सिस्टम है उसका क्रियान्वित रूप है, यानी कि इसमें जो जिसके लिए आपको करुणा का भाव आया है उसके लिए जो है वो आप कार्य भी करेंगे। स्व नियंत्रण, ठीक है। और क्या है? स्व जागरूकता, की सोशल स्किल, मोटिवेशन, एम्पैथी, सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ अवेयरनेस जो है वो ईआई के क्या है? घटक है। किसके अनुसार? डेनियल गोलमैन के अनुसार। इसने एक पुस्तक दी थी कि व्हाट मेक्स लीडर्स, उसमें इस इन घटकों के बारे में इन्होंने, गोलमैन ने बात किया था। अब क्या है कि केवी पेट्रोइड जो है वो गुण मॉडल देते हैं। किसका? संवेगात्मक बुद्धि का। इसके अनुसार ईआई एक गुण है जिसे सीखा नहीं जा सकता। यह गुण जन्मजात होता है। कि संवेग जो है वो किस व्यक्ति में किस आधार पर, किस लेवल पर जो है, किस स्तर पर जो है वो विकसित होंगे, वो उसके किस पर डिपेंड करते हैं? जन्म पर। किस पर डिपेंड करते हैं? जन्म पर।
ये बात आपको ध्यान रखनी है। कौन बोलता है? केवी पेट्रोइट। कौन सा मॉडल देता है? गुण मॉडल। किस बुद्धि से संबंधित है? तो संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। अब हम देखते हैं कि संवेगात्मक बुद्धि की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। अपनी भावनाओं व संवेगों को जानना, समझना और उनके प्रति संवेदनशील होना। अब इसका प्रशासन में और उपयोग क्या होगा कि अपनी भावनाओं को जब आप समझोगे, उनको अपने संवेगों को जो जानोगे और उनको समझोगे, फिर क्या है कि उनके प्रति जब आप संवेदनशील रहोगे, तो आपकी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होगा। और एक लोक सेवक की मुख्य विशेषता यही होनी चाहिए कि उसकी करनी और कथनी में जो है वो बिल्कुल भी अंतर जो है वो नहीं होना चाहिए। इसलिए भावनात्मक बुद्धि जो है वो एक लोक सेवक में होनी जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। तभी वो अपने अंतिम जो है वो उद्देश्य है जो लोक सेवा का, उसे वो प्राप्त कर सकता है। दूसरे व्यक्तियों के विभिन्न संवेगों को उनके शारीरिक हाव-भाव, भाषा और बोलने का अंदाज जो है आदि द्वारा जानना और उसके प्रति संवेदनशील होना जो है वो इसकी विशेषता है। अब ये प्रशासन में किस तरह से प्रयोग होगी कि जब आप क्या है कि किसी चीज़ के लिए, किसी कार्य के लिए, किसी प्लानिंग जो है, प्लानिंग का हिस्सा जो है वो ये बुद्धि है कि जो प्लानिंग जो है वो आपको एक कदम आगे रखेगी। किसी भी घटना से, किसी भी कार्य से जो है वो आपको एक कदम आगे रखेगी। क्या? प्लानिंग। तो प्लानिंग में संवेगात्मक बुद्धि का बेहतर उपयोग जो है वो किया जा सकता है कि मान लीजिए कि कहीं कुछ घटना होने वाली है, कहीं कोई जो है दंगा फसाद होने वाला है, कोई उम, कुछ भी होने वाला है, तो आपको पहले से थोड़ा अंदाज़ा है या फिर जो जारी है, उसे आगे बढ़ने से रोकने के लिए जो आप कार्य करेंगे, उन कार्यों को करने में क्या है कि उनको रोकने में जो दंगा-फसाद है, उनको रोकने में आप एक कदम आगे होंगे। किसकी सहायता से? संवेगात्मक बुद्धि की सहायता से। संवेगात्मक बुद्धि की सहायता से आप जान सकते हैं कि भीड़ जो है, वो अब किस तरह का कदम उठाएगी। तो आप पहले ही उसके लिए क्या कर लेंगे? प्रयास कर लेंगे। अपने संवेगों को अपने विचारों से संबंध करना। अपने संवेगों को अपने विचारों से संबंध करना ताकि समस्या समाधान तथा निर्णय में उन्हें ध्यान में रखा जा सके, ताकि आपकी कथनी और करनी में फ़र्क ना आए। ठीक है? कि आपके संवेग कुछ ही कह रहे हैं, आपके विचार कुछ ही कह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनमें दोनों में क्या होना चाहिए? तालमेल होना चाहिए। अपने संवेगों की प्रकृति, तीव्रता तथा उसके परिणाम से अवगत होना कि आपके संवेग जो है वो क्या रिज़ल्ट ला सकते हैं, उनके प्रति अगर आपको जो है वो पहले से ज्ञान होगा, तो आप अपने संवेगों को प्रभावी रूप से नियंत्रित कर सकते हैं, उनका प्रबंध कर सकते हैं। अपने संवेगों का नियमन और प्रबंधन करना ताकि व्यवहार में सामंजस्य स्थापित किया जा सके। तो एक लोक सेवक जो है, उसका एक पारिवारिक जीवन भी होता है और एक सामाजिक जीवन, मतलब एक सार्वजनिक जीवन भी होता है। तो दोनों में जो तालमेल है, ठीक है, वो किस बुद्धि के माध्यम से बिठाया जा सकता है? संवेगात्मक बुद्धि के नियमन और प्रबंधन से किया जा सकता है। अगली बुद्धि है सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस क्या कहती है? सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान। क्या है? किसके प्रति सम्मान रखेगी? सामाजिक व्यवस्था के प्रति। तो आप जो है एक लोक सेवक जो है वो सिस्टम का हिस्सा बनकर चले, उस लिए क्या है, उसके लिए क्या है कि उसे सामाजिक बुद्धि जो है वो होना बहुत ही आवश्यक है। उसे सामाजिक व्यवस्था के प्रति जो है वो सम्मान होना आवश्यक है, क्योंकि उसे काम कहाँ करना है? समाज में ही तो करना है। अपने से बड़े व छोटों तथा वंचितों के प्रति प्रतिबद्धता और दूसरे व्यक्तियों के विचारों का सम्मान करना तथा दूसरों की चिंता करने की योग्यता ही सामाजिक बुद्धि कहलाती है। सिंपल सी बात है। इसका उदाहरण क्या है कि समूह में कार्य करने की क्षमता। कि आप अपने कलीग्स जो हैं, अपने ऑफिस में काम करने वाले लोगों को साथ लेकर चल सकेंगे, किस योग्यता के कारण? आपकी सामाजिक योग्यता के कारण, आपकी सामाजिक बुद्धि के कारण। संबंधों में समस्या आने पर संबंध समाप्ति के स्थान पर आप क्या करेंगे? सकारात्मक समाधान निकालने की, मतलब कि एक तरह का समायोजन हो गया। किसी व्यक्ति को उसके कार्य का उचित फीडबैक देना जो है वो इसकी योग्यता है। कि मतलब आपके लिए, अगर आपके साथ अगर कोई काम करने वाले लोग हैं, वो जैसा आप कहते हैं वैसा मतलब पूरी अपने एफर्ट के साथ करते हैं, पूरी अपनी ताकत के साथ करते हैं, तो उस चीज़ को आपको प्रोत्साहित करने के लिए जो है वो सामाजिक बुद्धि होना आवश्यक है।
अब क्या है कि कार्ल अल्बर्ट ने सामाजिक बुद्धि के लिए स्पेस मॉडल जो है वो दिया है। स्पेस मॉडल में जो है देखते हैं कि क्या है। तो एस का मतलब है सोशल अवेयरनेस, सामाजिक जागरूकता। टी का मतलब है प्रेजेंस, यानी कि उपस्थिति। ए का मतलब है ऑथेंटिसिटी, जो प्रमाणिकता है वो। सी का मतलब है क्लियरिटी, स्पष्टता। और ई का मतलब है इम्पैथी, यानी कि सहानुभूति। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है कि स्पेस मॉडल किसने दिया। सबसे पहली बात तो है कि कार्ल अल्बर्ट ने दिया। फिर उसमें क्या क्या शामिल है कि सोशल अवेयरनेस शामिल है, प्रेजेंस यानी कि उपस्थिति शामिल है, ऑथेंटिसिटी, क्लियरिटी और इम्पैथी। कौन कौन सी? सोशल अवेयरनेस, एस से क्या है सोशल अवेयरनेस, पी से प्रेजेंस, ए से ऑथेंटिसिटी और सी से क्लियरिटी और ई से इम्पैथी जो है वो इसके अंतर्गत आती है। तो अब क्या है कि जब ऐसा ही मतलब सोशल इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस जो मिलती है, उससे क्या होता है, उससे एक स्व समरसता जो है वो पैदा होती है। यानी कि ESI जो है वो पैदा होती है किससे? इमोशनल इंटेलिजेंस और सामाजिक इंटेलिजेंस से मिलने से। अब क्या है कि अगली जो बुद्धि है वो कौन सी है? सांस्कृतिक बुद्धि। अब हम सांस्कृतिक बुद्धि के बारे में देखें तो सांस्कृतिक तत्वों जैसे रीति रिवाजों, विश्वासों, अभिवृत्तियों के अनुरूप किसी व्यक्ति की बुद्धि का ढलना जो है वो सांस्कृतिक बुद्धि है। कि मतलब जो समाज के अंदर जो रीति रिवाज हैं, जो विश्वास हैं, जो अभिवृत्तियां हैं, जब आपको उनका ज्ञान होगा, जब आप उनके लिए संवेदनशील होंगे, जब आप उनको मानते होंगे, तभी तो आप उनके साथ रहकर उनके लिए काम कर सकेंगे। मान लीजिए कि आपके विचार या आपकी संस्कृति जो है वो उनसे मिलती नहीं है, तो आप उनके साथ मिलकर जो है वो किस तरह से काम कर पाएंगे। इसलिए जो है वो सांस्कृतिक बुद्धि एक लोक सेवक में होना अति आवश्यक है। व्यक्ति का सांस्कृतिक पर्यावरण बुद्धि के विकसित होने में एक संदर्भ प्रदान करता है कि व्यक्ति की बुद्धि जो है वो किसके अनुसार विकसित होती है? सांस्कृतिक पर्यावरण। सांस्कृतिक जैसे हम देखें तो वैसे तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, लेकिन अगर हम एक ही शब्द में अगर देखें कि संस्कृति क्या है, तो संस्कृति विचारों का एक समूह है। किसका समूह है? संस्कृति किसका समूह है? विचारों का क्या है? एक समूह है कि आप किस तरह से विचार करते हैं, आप कौन से विचार करते हैं, तो वो क्या है? संस्कृति है। व्यक्ति का सांस्कृतिक पर्यावरण बुद्धि के विकसित होने में एक संदर्भ प्रदान करता है। ये बात किसने कही? स्टर्नबर्ग ने। वाइगोत्स्की क्या कहता है कि प्राथमिक मानसिक क्रियाएं जैसे बच्चों का रोना सर्वव्यापी बुद्धि कहलाती है। उच्च मानसिक क्रियाएं जो हैं उनमें क्या क्या आता है? चिंतन करना, गणितीय सम्मान, संस्कृति का प्रतिफल कहलाती है। ठीक है। अब जो सांस्कृतिक बुद्धि है वो पश्चिमी जो सभ्यता है उसके अनुसार अलग है, और जो गैर पश्चिमी सभ्यता जो है उसके अनुसार अलग है। तो हम जो है वो देख लेते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। कि पश्चिमी जो देश हैं वो मानते हैं कि व्यक्ति में विश्लेषण करने, अच्छा निष्पादन करने और लक्ष्य उन्मुख होने, उपलब्धि उन्मुख होने, तार्किक आदि पर बल दिया जाता है। कि वहाँ की जो सांस्कृतिक बुद्धि है उसमें क्या किया जाता है कि अगर हम स्पष्ट सी एक ही शब्द में देखें तो ये व्यक्ति परक है। क्या है? व्यक्ति परक है, यानी कि व्यक्तिवादी है। लेकिन गैर पश्चिमी देश जो है उनमें जो ऐसी सांस्कृतिक बुद्धि जो है वो कैसी होती है? संज्ञानात्मक क्षमता के साथ साथ सामाजिक संबंधों को बनाने को भी कौशल का गुण माना जाता है। मतलब यहाँ पर क्या है? मानवता को अधिक महत्व दिया जाता है, यानी कि सामूहिकता पर बल दिया जाता है। ठीक है। और पश्चिमी में क्या? पश्चिमी सांस्कृतिक बुद्धि में क्या दिया जाता है? व्यक्ति पर जो है वो होती है। उसके पश्चात क्या है कि भारतीय परंपरा सामाजिक व वैश्विक पर्यावरण से जुड़ाव पर बल देती है। भारतीय जो परंपरा है वो सामाजिक एवं वैश्विक पर्यावरण से जुड़ाव पर बल देती है। वसुधैव कुटुंबकम एवं सर्वे भवन्तु सुखिन भारतीय परंपरा का क्या है? हिस्सा है। इसे समाकलित बुद्धि भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि थोंडाई का बुद्धि सिद्धांत जो है वो क्या कहता है। थोंडाई के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। ठीक है। एक तो है अमूर्त बुद्धि। इसका शब्द अमूर्त जो है वो तार्किक चिंतन एवं इसका अर्थ जो है, इस अमूर्त बुद्धि का अर्थ जो है
वो तार्किक चिंतन और कल्पनाशीलता से लगाया जाता है। किससे लगाया जाता है? तार्किक चिंतन और कल्पनाशीलता से। जैसे वकील और दार्शनिक लोग जो हैं वो इस बुद्धि वाले लोग होते हैं। दूसरी है मूर्त बुद्धि अथवा ठोस बुद्धि अथवा यांत्रिक बुद्धि जो है वो। इसका संबंध यंत्रों एवं मशीनों से है। यह मानसिक क्षमता है जिसके आधार पर व्यक्ति ठोस वस्तुओं के महत्व को समझने जो है वो सहायता मिलती है। जैसे कि इंजीनियर, जैसे कि व्यापारी, ये सब लोग जो है वो किस बुद्धि के लोग होते हैं? मूर्त बुद्धि के लोग होते हैं। फिर क्या है? तीसरा जो हिस्सा है वो सामाजिक बुद्धि। पुरुषों और महिलाओं को समझने व प्रतिबंधित करने की जो क्षमता है, प्रबंधित करने की जो क्षमता है वो, और मानव संबंधों में बुद्धिमानी से व्यवहार करना ही क्या है? सामाजिक बुद्धि है। अब देखते हैं कि थोंडाई के अनुसार कितने प्रकार थे? 3 प्रकार थे। अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और क्या है? सामाजिक बुद्धि। अगला है कि प्रतिभा और प्रवीणता में क्या अंतर है? तो प्रतिभा जो है वो जन्मजात होती है, प्रवीणता जो है वो ग्रहण की जाती है अभ्यास के माध्यम से। यह किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकती है प्रतिभा, ठीक है, लेकिन यह एक जो है वो विशिष्ट क्षेत्र से ही संबंधित होगी। क्या? प्रवीणता जो है वो आप एक विशिष्ट क्षेत्र में, एक विशिष्ट कला में, एक विशिष्ट जो है क्षेत्र में आप बार बार अभ्यास करके जो है वो प्रवीण हो सकते हैं। तो ये थी बुद्धि। अगली क्लास में हम जो है वो इस व्यवहार वाले सिलेबस का एक अगला हिस्सा जो है वो आपके सामने लेकर आएंगे। तो ठीक है, चलिए, धन्यवाद। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल जो है उसको क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए।